हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जो आज मैं पुनः आपको यूनिवर्सल चेस एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूँ। और आज हमारा किसी लेक्चर के ऊपर डिस्कशन नहीं है। आज हमारा जो डिस्कशन है वो जेआरएफ को लेकर के, नेट को लेकर के, उसका और ऑप्शनल जियोग्राफी को लेकर के हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है। हम लोग क्या है ना, अभी जो जून में होने वाला है जेआरएफ नेट का जो एग्जाम होने वाला है उसी को लेकर के ये लेक्चर ले रहे हैं। अगर पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग रियलिटी में सीरियस हैं जेआरएफ या नेट के लिए जो आगामी आने वाला जून में है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा जो प्रयास हो सका है वो उस प्रयास के तहत मैंने कुछ रणनीतियां बनाई हैं। और उसी रणनीति के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक के ऊपर एक जो है हमारी लेक्चर्स होते रहें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी मदद पहुंचे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि जो जियोग्राफी है, इसके दो मायने होंगे। एक तो हमारा नेट, इसी को हम क्या बोलते हैं इसी में जे आर। एक हमारा पहलू ये होगा और दूसरा पहलू जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शनल का। एक नेट जेआरएफ और दूसरा ऑप्शनल। किसकी बात हो रही है? जियोग्राफी की। तो हम क्या करने वाले हैं, जियोग्राफी में नेट जेआरएफ और ऑप्शनल की बात करने वाले हैं। अच्छा, नेट की अगर बात करते हैं तो उसके पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ऑप्शनल, तो जो नेट और जेआरएफ और जो ऑप्शनल का है लगभग लगभग सिमिलर है। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो ऑप्शनल में नहीं मिलेगी, जो नेट जेआरएफ में मिलेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शनल का जो एरिया है वो नेट जेआरएफ से कम है, ये कह सकता हूँ मैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो ज्यादा है और जो हमारा ऑप्शनल का है वो कम है। अगर हमने नेट जेआरएफ कर लिया या तो ऑप्शनल कर लिया तो लगभग लगभग हमारे जो है दोनों आपस में एक दूसरे से सहसंबंध बनाते हैं, लगभग लगभग, पूरी तरह से नहीं बनाते। लेकिन अगर हम नेट जेआरएफ को पढ़ लें तो हमारा ऑप्शनल हो जाएगा, और ऑप्शनल पढ़ लें तो हमारा नेट जेआरएफ लगभग लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। तो आज हम इसी को लेकर के आए कि जो हमारी जियोग्राफी है, हमने पिछले बार अपने वादा भी हमने किया था कि मतलब आगे क्लास लेंगे, लेकिन किसी समय के अभाव की वजह से हम लोग नहीं ले पाए। तो वो आज हम करने वाले हैं। तो जो हमारा नेट जेआरएफ है, तो मैं नेट जेआरएफ के हिसाब से देख रहा हूँ, तो ये ऑप्शनल कवर हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। मैं इसका भी डिस्कशन कर दूंगा कि ऑप्शनल का क्या होता है। जो वही होता है वही कुछ हद तक होती है, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ से सीमा समाप्त होती है ऑप्शनल की, और कहाँ से इसकी समाप्त होने के बाद ये कहाँ तक और जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो अगर मैं नेट की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद क्या आता है हमारा, तो जलवायु, जलवायु विज्ञान आ गया। दो, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। और जो नंबर 3 में क्या आ जाएगा, तो नंबर 3 पे कह सकते हैं समुद्र विज्ञान। ओशियानोग्राफी। ये हमारे पढ़ने के लिए, अगर हमें
कोई भी पढ़ना हो, अगर हमने भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो और हमारा जो ओशियनोग्राफी है, अगर हम इनको सही से पढ़ लिए तो बाकी की चीजें जो होती हैं, अब विश्व भूगोल पढ़ेंगे, विश्व भूगोल की या फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी जो आपको क्या होगी, बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आएंगी जब आप इनको पढ़ लेंगे। अगर मैं ये बात कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो पढ़ लो। भाई साहब, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि भारत के भूगोल में मैं अगर हिमालय की बात करूँ, अगर मैं आज हिमालय की बात करूँ, तो हिमालय के लिए पहले मुझे भू-आकृति विज्ञान तो पढ़नी पड़ेगी ना। भाई उसका कैसे पुनरुत्थान हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे काम की। अगर मैं भारत के ये जो हिमालय की बात करता हूँ, जो हिमालय की बात करूँ अगर, तो हिमालय में क्या होता है, मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ा जिसे पार हिमालय कहते हैं। इसके बाद मैंने हिमालय पढ़ा, उसमें भी कई देखे मैंने, मध्य में देखा, हिमाद्री देखी, शिवालिक देखा। क्या इन मैं अगर हिमालय और ट्रांस हिमालय की बात करूँ, तो ट्रांस हिमालय क्या निक्षेपों से बना, सागर में जो निक्षेप थे उनसे बना, अवसादों से बना। लेकिन जो हिमालय बना तो उस प्रक्रिया से नहीं बना जैसे हमारा ट्रांस हिमालय बना। तो हमें जब तक सिद्धांत नहीं पता होंगे, तो ये हमारे क्या बताते हैं, हमको सिद्धांत बताते हैं कि किसी चीज का, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि हम ज्वालामुखी कैसे होती है। अब मैंने भारत का पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने कहा ये ज्वालामुखी से बन गया, लेकिन ज्वालामुखी से कैसे बना ये तो हमें भू आकृति पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। हमें प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगर मैं समुद्र की बात करूं या तो फिर जलवायु की बात करूं, अब मैंने हवाएं का मुख मोड़ दिया कि ये 30 से 60 ऐसे जाती हैं, 0 से 30 ट्रेड विंड चलती हैं, इसके बाद 30 से 60 में पछुआएं चलती हैं, और 60 से 90 मैंने कह दिया ध्रुवीय पवनें चलती हैं। लेकिन वहीं पर वो क्यों चलती हैं, उनकी दिशा वैसे ही क्यों है, ये हमें क्या कराएगा, जब जलवायु पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यार ये ऐसे मानसून, ऐसा जो भारत का मानसून देख रहे हो ना, पश्चिमी विक्षोभ से मानसून आता है, वो वहां से क्यों आता है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तब तो और बेहतर समझ में आएगा। तो अगर मुझे लगता है, अगर मेरी अपनी थॉट अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले ये चीजें जरूर कर लेनी चाहिए, इसके बाद किसी सब्जेक्ट यानी या तो फिर सेगमेंट पर जाना चाहिए, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी हो। वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद अगर हम देखें तो भारत का भूगोल। तो अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में नहीं पढ़ के काम कर रहे हैं, या एक दो जैसे हमने वर्ल्ड जियोग्राफी करवाया, उसमें हमने स्थल मंडल के सिद्धांत कर दिए, स्थल मंडल के सिद्धांत के बाद हमने चारों सिद्धांत हमने थोड़ा थोड़ा बता दिए, उससे काम चल गया क्योंकि वो विश्व में है। तो अगर हम भारत में रह रहे हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो इंडियन जियोग्राफी को हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए। मुझे लगता है बेहतर तभी समझ सकते हैं जब हम ये सेगमेंट कवर कर चुके हैं। बाकी आपकी स्वेच्छा, आप जैसे पढ़ना चाहें। इसके बाद क्या हमने देखा, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ये हमारे हो गए। और अगर मैं चौथे की बात करूं, पर्यावरण, और एक और सेगमेंट ले लेते हैं, कौन सा, जनसंख्या और अधिवास। क्या बोलेंगे, जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, अधिवास, भूगोल, सेटलमेंट। सेटल तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो चौथा सेगमेंट होगा हमारा पर्यावरण का होगा, पांचवा जनसंख्या और अधिवास का होगा। इसके बाद जो, अब अगर हम छठवें की बात करें, 6 नंबर अगर देखें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आर्थिक, आर्थिक भूगोल देखेंगे। क्या देखेंगे, आर्थिक भूगोल। इसी में हम और क्या देख सकते हैं, आर्थिक भूगोल, या इसी में हम देखेंगे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय या प्रादेशिक भूगोल। इसमें हम कह सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड क्षेत्रीय, रीजनल,
जियोग्राफी। ठीक है। जियोग्राफी। तो हमने 6 चीजें देखी, कौन कौन सी? एक भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। और अगर इसी में आगे जाएं तो 7 नंबर की देखें, तो 7वें नंबर में क्या हमको मिलेगा? सामाजिक। सांस्कृतिक। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक भूगोल। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक भूगोल देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद 8वें नंबर की बात करें, भौगोलिक। भौगोलिक विचार या कहें चिंतन। भौगोलिक विचार या चिंतन। और हमारा जो 9वां सेगमेंट होगा उसे हम कह देंगे भौगोलिक। भौगोलिक तकनीकी। और जो लास्ट आता है हमारा 10वां नंबर, उसे हम बोलते हैं भारत का भूगोल। भारत का। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें भू आकृति विज्ञान पढ़ना है, जलवायु, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या या अधिवास भूगोल पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल या क्षेत्रीय इकोनॉमिक या रीजनल जियोग्राफी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़नी है, भौगोलिक चिंतन या विचार, जियोग्राफिक थॉट्स, और भौगोलिक तकनीकी और इंडियन जियोग्राफी। ये हमारा क्या है? नेट जेआरएफ का हमारा क्या है? सिलेबस है। और यही सिलेबस हमारा किस पर लागू होता है? तो हमारा ऑप्शनल पर लागू। जो मैंने ये आपको बताया, जो आर्थिक भूगोल, ये जो मैंने बताया आर्थिक और क्षेत्रीय भूगोल, अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूं तो इसी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसी के अंदर आर्थिक या इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात करूं तो इसमें आपको परिवहन मिल जाएगा पढ़ने को। क्या होगा? इसमें आपको परिवहन मिलेगा। आपको क्षेत्रीय या प्रादेशिक भूगोल, परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल के बाद प्रादेशिक या क्षेत्रीय भूगोल मिलेगा आपको। और इसी में आपको आर्थिक भूगोल मिलेगा। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मिलेगा। और क्या पढ़ने को मिल जाएगा इसमें? और इसमें आपको मिल जाएगा औद्योगिक, औद्योगिक और कृषि भूगोल। ये हमारे क्षेत्रीय भूगोल या इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर हम परिवहन भी पढ़ाएंगे और प्रादेशिक, आर्थिक और औद्योगिक तथा कृषि भी पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें होंगी। इसके बावजूद जो भारत का भूगोल है, ये भारत का जो भूगोल है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का मानसून कैसा है, इसका विस्तार क्या है, हिमालय की उत्पत्ति बताएंगे और अपवाह तंत्र बताएंगे और प्लेटू पठार वठार के बारे में, यानी कि समस्त जानकारी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जानकारी देंगे जिसमें भारत का भूगोल होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा ये भारत का भूगोल है, अगर मैं बांटता हूँ, अगर अगर मैं इसकी बात करूँ, ऑप्शनल की बात करूँ, तो ऑप्शनल में जो ये पर्यावरण है ना, इसके बाद एक और दे देता है जिसको हम अलग से पढ़ना पड़ेगा हमको, जैव। क्या पढ़ना पड़ेगा? जैव भूगोल।
हमें जैव भूगोल पढ़ना। तो यहाँ पे जो पर्यावरण है ना, तो अगर मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी हम पढ़ेंगे बायो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन जैव भूगोल इसके लिए फिर जो हम यहाँ इसको पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो हम जैव भूगोल यहाँ पढ़ाएंगे वो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए हम ऑप्शनल को लेकर के भी चलेंगे, इसलिए हम जैव भूगोल को भी यहाँ बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा जो पर्यावरण के लिए। और जो इकोलॉजी की क्लासेस हैं, तो वो अगर मैं जर्नल की बात करूँ, जब वो आपका पीटी एग्जाम होता है, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ या पीसीएस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जेआरएफ को लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ, तब वहाँ पर जो है इकोलॉजी की भी बात होती है। अभी जो आने वाला एग्जाम और है जिसकी हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, और वो आरओ की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे ना, तो 20 से 25 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जियोग्राफी से आते हैं। और उन 20 से 25 क्वेश्चंस में अगर आप इसको क्लियर कर ले रहे हैं तो कोई क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला नहीं। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए हैं तो बेहतर है, अगर आप जेआरएफ के लिए नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा सेगमेंट आपको देखना है, क्योंकि सब सेगमेंट्स आपको वहां पर नहीं देखने को मिलेंगे जो है आरओ को लेकर के। तो नेट जेआरएफ की अभी हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन आरओ की तो आ गई है, 27 जुलाई को एग्जाम है, और एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो उसको लेकर के भी हम जल्द ही आने वाले हैं। तो ये हमारा जो है सिलेबस हो गया ऑप्शनल में, और कुछ चीज़ें जो जेआरएफ में इंक्लूडेड हैं ऑप्शनल में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें समय पर आते आते हम लोग बताते रहेंगे। और ये हमारा सेगमेंट चालू होने वाला है, तो इसकी जल्द ही हम क्लासेस लेके आपके साथ आने वाले हैं। तो जो भी आपके दोस्त हों तो उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर किसी तरह की कोई जो है, अगर मैं कहूँ कि किसी तरह का कोई क्लास नहीं देखी है, तो मैं जीरो से स्टार्ट होने वाले, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसी उद्देश्य से आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि जब तक आपको ना समझ में आए तब तक हम ना आगे बढ़ें। तो उम्मीद यही है कि मैं एक बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि हम क्लासों को अच्छी तरह से रिकवर करें, ताकि मतलब जो बंदा जीरो से उठा हो, जीरो से ले रहा हो, वो जीरो से उठे और उसको तकलीफ ना हो समझने को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है, और इसी सिलेबस पर हम काम करेंगे, और हमारी स्टार्टिंग क्लास यहीं से भू आकृति से ही हम करेंगे शायद, और इंडियन जियोग्राफी, और हो सकेगा तो जब हमारी ये सेगमेंट यहाँ तक खत्म होगा तो इसके बाद हम सोचेंगे कि इसके बाद ये भी चलता रहे, और हम ये जो भारत का भूगोल है उसको भी ले आए, तो साथ में करेंगे। और आरओ के लिए भी हम अलग से ज़रूर इंट्रो करवाएंगे कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो ये जेआरएफ और नेट की हम क्लासेस जल्दी लेने वाले हैं, और ऑप्शनल की, तो ये दोनों है, जेआरएफ और ऑप्शनल एक ही है तो लेने वाले हैं। तो जो व्यक्ति ऑप्शनल पढ़ना चाह रहा है या तो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ने वाला है, और ये भी मैं कह दूं कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत सहायक होने वाली हैं, क्योंकि मैंने जब पीजी करके आया, मैंने वहाँ से यहाँ से निकला, तो मुझे जब मैंने इनको बाद में देखा तो मुझे लगा कि यार अगर मुझे ये चीज़ें पहले मिल जाती, पीजी के समय मिल जाती, तो और मैं बेहतर स्कोर कर पाता या बेहतर तरीके से समझ पाता और बेहतर तरीके से लिख पाता। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर जो जियोग्राफी से एमए कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए कर रहे हों, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर मैं देखता हूँ तो शुरुआती आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये ज़रूर पढ़ने को मिलेंगे, भू-आकृति विज्ञान या जो भी हैं, मुझे इतना रिकॉल नहीं हो रहा कि कौन-कौन फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से भी आपको बहुत जो है लाभदायक होने वाली है। तो जो बच्चा ये एमए कर रहा हो तो वो आप लोग अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उसको भी कुछ लाभ मिले। और मैं पहले भी कहता था और अभी भी वही कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं क्लास लेके आऊँगा उस क्लास को देखिएगा और 1-2 क्लास देख लीजिएगा। फिर भी आप संतुष्ट अगर नहीं हैं, तो बिल्कुल नहीं देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 100% दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ या तो आपको पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर दूँ, 100% दूँ। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगले इसी सत्र में, इसी सेगमेंट को लेकर के मिलते हैं नेट जेआरएफ क्लास के साथ। और पहली हमारी जो क्लास होगी वो भू-आकृति विज्ञान पर ही होगा, या फिर जो हमको बेहतर लगेगा कि किसको पहले देखना है,
तो उसी को हम देखेंगे। पर हम मेरा यही है कि भू-आकृति विज्ञान को ही देखेंगे। इसके पहले कुछ आधारभूत सत्र हम भी लेने वाले हैं। तो पहले आधारभूत सत्र लेंगे कि जियोग्राफी ऑप्शनल को लेकर के, कि जियोग्राफी ऑप्शनल विषय ही क्यों, उसको लेकर के जो एरा ओरा का सिस्टम होता है, आर्कियन काल सब पढ़ेंगे। उसको हम पहले ही, जो आधारभूत सत्र होंगे, कुछ 4-5 क्लासेस हो सकती हैं या 2-3 क्लासेस हो सकती हैं, जो भी होंगी। आपके साथ किसी तरह का कोई भी कंटेंट में कमी नहीं हमारी तरफ से होने वाली है। आप अपना देख लीजिएगा। और मैं कहता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है, आप एक ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा। अगर आपके पास अन्य कोई है, ओरिएंट ब्लॉगसन की है, या तो फिर आपकी खान सर की है, कोई भी है तो चल जाएगा काम। अगर आपके पास कोई नहीं है तो फिर आप सिर्फ वही लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड। मैं सजेशन करता हूँ कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड ही लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास कोई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके पास एटलस होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी, अभी मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी कब करनी है। तो एनसीईआरटी बुक आपके पास अगर नहीं है तो आप इधर उधर से देख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी बुकों को ही हम कहेंगे कि आप पढ़िए। बाकी आपकी इच्छा है, बुक में मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। लेकिन हमारा सजेशन यही है कि आप पहले एनसीईआरटी को कवर करिए। इसके बाद हम जो है बताएंगे आपको कि कौन सी बुकें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। बहुत सारा भ्रम होता है बुकों को लेकर। तो बुकों का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ दो ही चीजें मैं कह रहा हूँ ना, एक एनसीईआरटी और दूसरा एटलस। अगर आपके पास है, कोई भी है सब चलेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।